तो फार्माकोलॉजी में टॉपिक चला है केमोथेरेपेटिक एजेंट। केमोथेरेपेटिक एजेंट में लेक्चर नंबर 3। देखो पेनिसिलिन, सेफेलोस्प्रिन हो गया। टॉपिक है नेक्स्ट अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी एक तरह के केमोथेरेपेटिक एजेंट है। मींस केमोथेरेपी हमने पहले बताया, जब केमिकल किसी थेरेपी में इस्तेमाल हो, किसी डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो, किसी चीज को ठीक करने में इस्तेमाल हो, उसको क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी, राइट। तो आज टॉपिक है अमीनोग्लाइकोसाइड्स का। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स बहुत सारे नेचुरल सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो बैक्टीरियल डिजीज के ट्रीटमेंट, भाई एक तरह का क्या, ये भी एंटीबायोटिक है। जैसे सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन था एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियोस्टैटिक कह सकते हो, बैक्टीरिसाइडल कह सकते हो, वैसे ही अमीनोग्लाइकोसाइड्स भी एक तरह का एंटीबायोटिक है, राइट। और अगर एंटीबायोटिक है तो इट मींस बैक्टीरियल डिजीज के ट्रीटमेंट में मदद करेगा। टर्म अमीनोग्लाइकोसाइड्स डिराइव्ड फ्रॉम द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ किससे? अमीनोग्लाइकोसाइड्स ना, अमीन ग्रुप, यानी उसमें अमीनोग्लाइकोसाइड मींस अमीन प्लस ग्लाइकोसाइड किससे मिलकर बनेगा भाई? अमीन प्लस ग्लाइकोसाइड। और ग्लाइकोसाइड क्या होता है? सुगर मॉइटी होती है, राइट। तो कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ अमीनो ग्रुप अटैच्ड टू ग्लाइकोसाइड्स। और ग्लाइकोसाइड्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ सुगर, राइट। तो अमीनोग्लाइकोसाइड कोई पूछे तो अमीन प्लस ग्लाइकोसाइड, और ग्लाइकोसाइड क्या है? हमारा सुगर मॉइटी होता है, राइट, सुगर डेरिवेटिव होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 या ये पॉली अमीनो सुगर्स होते हैं, यानी 2 और मोर अमीनो सुगर अटैच्ड बाय ग्लाइकोसिटिक लिंकेज टू हेक्सोज न्यूक्लियस। दोनों के बीच में लिंक क्या होगा? ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होगा। और ये अटैच किससे होंगे? हेक्सोज से, यानी 6 कार्बन के सुगर से। स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहला अमीनोग्लाइकोसाइड है। स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहला अमीनोग्लाइकोसाइड है जो 1944 में वॉक्समैन एंड हिज कलीग, जिसमें चैड्स और बुगी ये दोनों खास थे, जो इनके लेफ्ट राइट हैंड थे, जो इनकी रिसर्च में पार्टिसिपेट किए, बराबर के साझीदार थे। लेकिन फिर भी स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर बात की जाती है किसने आइसोलेट किया, तो वॉक्समैन का नाम सबसे पहले आता है। कई बुक में वॉक्समैन एंड हिज कलीग लिखा है, कई बुक में वॉक्समैन, चैट्स और बुगीज का भी नाम आता है। इट इज अज्यूम द ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज एक्टिव अगेंस्ट द ट्यूबरकुलर बैसिलाई, मींस ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी है। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है? अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक होता है, मींस एंटीबैक्टीरियल। और जो आपका ट्यूबरकुलर है या ट्यूबरकुलोसिस है, वो किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है, तो वो भी क्या एक तरह का बैक्टीरिया है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड का जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सबसे पहला अमीनोग्लाइकोसाइड 1944 में वॉक्समैन एंड हिज कलीग्स ने क्या किया था? क्वाइंट किया था, डिस्कवर किया था। ऑल अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल्स। कहां से? मिट्टी से मिलते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज, इन्हीं एक्टिनोमाइसिटीज से ये मिलते हैं। एंड हैव द मेनी कॉमन प्रॉपर्टीज, जिसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्टिनोमाइसिटीज स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या किया गया? एक्सट्रैक्ट किया गया, यानी मिट्टी से। इसकी जन्म कहां से हुआ? इसका सॉइल से, अलग अलग तरह की सॉइल से, राइट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहला अमीनोग्लाइकोसाइड्स है। क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो क्लासिफिकेशन में सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड और टॉपिकल। सिस्टमिक ग्लाइकोसाइड्स जो हम इनटेक करते हैं, चाहे ओरल रूट से हो, चाहे आईएम रूट से हो, चाहे आईवी रूट से हो, राइट, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना असर दिखाता है। जो टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो टॉपिकली लगा के, स्किन पर सुपरफिशियली लगा के वो एब्जॉर्ब होते हैं और अपना असर दिखाते हैं, राइट। सिस्टमिक में बात करें, सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड से बात करें अगर हम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखो हमने अलग अलग इसलिए लिखा है, ये एक ही है। माइसिन कैटेगरी अलग कर दिया है और मिसिन कैटेगरी अलग कर दिया है, याद करने में आसानी होगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ये माइसिन जहां लग जाए सिस्टमिक ग्लाइकोसाइड्स। अमीकासिन, जेंटामिसिन, सिसोमिसिन और नेटिलमिसिन, ये सब सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड से कोई फर्क नहीं है। एग्जाम में आपको एक साथ लिखना, मैंने अलग अलग सिर्फ इसलिए लिखा कि माइसिन वाले अलग और मिसिन वाले अलग दिखे,
ताकि आइडेंटिफिकेशन करने में आपको दिक्कत ना हो। टॉपिकल में बात करें तो नियोमाइसिन और फ्रामाइसिन, नियोमाइसिन एंड फ्रामाइसेटिन, एक्चुअली फ्रामाइसेटिन है ना, ये टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन का पार्ट हुआ। अगर हम मैकेनिज्म, जो कि हमारा पार्ट बिल्कुल नहीं है, मैकेनिज्म मैं जस्ट बता देता हूं चीजों को समझने के लिए, कहीं भी मैकेनिज्म ना पूछी जाएगी ना लिखना है, खाली ड्रग किस तरीके से एक्ट करती है। भाई एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हमने पहले बताया था, सेफेलोस्पोरिन में भी बताया था, पेनिसिलिन में भी बताया था, बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं। किसी ना किसी तरीके से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको चाहे अंदर से जाके चाहे बाहर से जाके वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं। यही मेन तरीका है उनका काम करने का, या उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देंगे। कई बार सिंथेसिस होगी तो इतनी कमजोर होगी कि वो बस्ट हो जाएगी। तो ड्रग एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके जाता है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म बाय द ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। मींस ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एनर्जी लगेगी। ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सप्लाई एनर्जी, जो वोल्टेज ग्रेडियंट है उसकी वजह से एनर्जी सप्लाई होगी, एनर्जी पहुंचेगी, तब जाके ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट इज कपल ऑफ द प्रोटॉन, कपल टू प्रोटॉन पंप, जो प्रोटॉन पंप है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा, जिससे अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड हो जाएगा राइबोसोम की 30s यूनिट से। किससे? 30s यूनिट से जाके बाइंड हो जाएगा राइबोसोम की सब यूनिट से। अब देखो राइबोसोम ही है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये ड्रग गया उस राइबोसोम की 30s यूनिट से जाके बाइंड हो गया, बाइंड हो जाएगा। अब उसको काम नहीं करने देगा, काम नहीं करने देगा मींस अब उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल जो है उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस ना हो पाएगी, ना हो पाएगी तो फिर बैक्टीरिया बेकार। तो फिर क्या करता है, 30s राइबोसोम के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड बाइंड कर लेगा और फिर इसकी सेल वॉल की प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी तीन तरीके से। एक इंटरफेयर करेगा, इनिशिएट नहीं होने देगा पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं बनने देगा। दूसरा, मिस रीडिंग ऑफ द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अगर मिस रीडिंग मींस वो गलत तरीके की कोडिंग कर देगा तो सही प्रोटीन नहीं बनेगा। ब्रेकअप द पॉलीसोम्स इनटू द नॉन फंक्शनल मोनोसोम, इनहिबिट द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, सही तरीके से प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाए। अल्टीमेटली ओवरऑल क्या, प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अगर हुई भी तो सही तरीके की प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, जैसा कि डीएनए बोलता है, राइट। तो 30s यूनिट से जाके बाइंड कर लिया है ना। तो हमारा जो टारगेट था कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा वो पूरा हुआ। कैसे हुआ, ये 30s राइबोसोम के साथ जाके बाइंड होता है, ठीक है। अब इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम कॉमन देख लेंगे, फिर हम 1 by 1 ड्रग्स देख लेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन में देखी। अमीनोग्लाइकोसाइड्स आर मोस्टली यूज, देखो बेसिकली ये जितने अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा एक्टिव है। मींस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा ससेप्टेबल है, ज्यादा सेंसिटिव है इन ड्रग्स के अगेंस्ट में। ये ड्रग्स ज्यादा काम करती हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करने में या उसकी ग्रोथ को रोकने में, राइट। इन एडिशन टू सम माइकोबैक्टीरिया इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अमीनोग्लाइकोसाइड से स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, राइट। इसीलिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल टू अमीनोग्लाइकोसाइड मींस ये बैक्टीरिया अमीनोग्लाइकोसाइड देख के डर जाता है, छुप जाता है या फिर मर जाता है, ये ड्रग मार देती है उसको। कैसे मैकेनिज्म देखा हमने, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। कई बार अगर पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया तो इसको हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्राम निगेटिव पैथोजन को और अच्छे तरीके से ज्यादा पोटेंट हो जाती, ज्यादा ताकतवर हो जाती। तो जहां जहां भी शरीर के अंदर छुपे रहेंगे ग्राम निगेटिव, ढूंढ ढूंढ के मार देगा। मींस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है, एक दूसरे के एक्शन को बढ़ा देती है, राइट। एग्जांपल जैसे बात करें अमीनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या बीटा लैक्टम हो गई। स्यूडोमोनल है ना, लिस्टेरियल इंटेरोकोकस इन्फेक्शन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है अमीनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन का कॉम्बिनेशन, ठीक। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हैज मे बी रिजल्ट द इम्पेयर्ड द डीएनए ट्रांसलेशन व्हिच कैन लीड द इरिवर्सिबल हेयरिंग लॉस। मींस
इसको खाने से डीएनए का ट्रांसलेशन मींस डीएनए जो मैसेज देता है एमआरएनए को कि किस तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, वो डिस्टर्ब हो सकता है ज्यादा लेने से। कई बार वैसे तो वो बैक्टीरिया के लिए होता है, कई बार इंसान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना, होस्ट सेल को ही। इररिवर्सिबल हेयरिंग लॉस हो सकता है ज्यादा एमिनोग्लाइकोसाइड खाने से, सुनाई है ना। टिनाइटस, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाती है, रेनल टॉक्सिसिटी हो जाती है, भाई ज्यादातर एक्सक्रीट रेनल रीजन से ही होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रिवेंट ऑटोटॉक्सिसिटी इन फीटस, जिसको बोलते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट, मींस फीटस के को जो है सही से डेवलप नहीं होने देगा। उसके अंदर के पार्ट्स मींस हेयरिंग लॉस, विजन लॉस, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर प्रेग्नेंट लेडी अमीनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल ज्यादा करती है तो उसको ऐसी समस्या हो सकती है। मींस प्रेग्नेंट लेडी को स्ट्रिक्टली नहीं देना है, राइट। एडवर्स इफेक्ट ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी मतलब वेस्टिबुलर डैमेज जिसकी वजह से सुनाई नहीं देगा, है ना। इररिवर्सिबली मींस रिवर्सिबल नहीं हुआ। ओटोटॉक्सिक में कौन सी ड्रग, जैसे अमीकासिन, कैनामाइसिन, नियोपाइसिन, ये ड्रग्स देंगे तो इनकी वजह से ओटोटॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाती है ना। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रो या वेस्टिबुलोटॉक्सिसिटी मतलब जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेटलिमिसिन, ये लीस्ट टॉक्सिक होती हैं। नेफ्रो मींस नेफ्रॉन्स में टॉक्सिसिटी यानी किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको डैमेज कर देती हैं, उनको डेड कर देती हैं, फिर वो अपना जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है या जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो नहीं कर पाते, तो नेफ्रॉन्स बेकार होने लगते हैं। रिवर्सिबल एडवर्स इफेक्ट, ये क्या धीरे धीरे करके अगर सही से खान पान सही रहा, सही डोज ली गई तो ठीक भी हो जाते हैं, मींस रिवर्सिबल हो जाते हैं। एग्जांपल में नियोमाइसिन मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे कम टॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, और नियोमाइसिन सबसे ज्यादा मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी नियोमाइसिन की होती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की बात करें, जैसे हमने क्यूरारे में देखा था, क्यूरारे लाइक, जैसे क्यूरारे क्या होता था, वो जो आदिवासी लोग होते थे वो अपने तीर में क्यूरारे जो नेचुरल प्लांट है उसको लगा लेते थे, उसको लगाने के बाद जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों के स्केलेटल मसल्स जो होते हैं रिलैक्स हो जाते थे, जानवर भाग नहीं पाता था, जिससे फिर वो पकड़ के उसका शिकार करते थे, तो आदिवासी लोग इसी ठीक उसी तरीके से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग का काम करता है। ठीक ये क्यूरारे की तरह ब्लॉक कर देगा, अगर हाई डोज हो गई तो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम ये जो है ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान क्या है मूव नहीं कर पाएगा, एक तरह से पैरालाइज हो जाएगा जब तक उस दवा का असर होगा। स्किन रिएक्शन की बात करें, बहुत सारे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाते हैं, मींस डर्मेटाइटिस का भी जो पार्ट है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इस अमीनोग्लाइकोसाइड्स की वजह से वो डेवलप हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से एक्जिमा हो सकता है। इंडिविजुअल ड्रग्स की बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने पढ़ा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में ऑलरेडी, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस चॉइस ऑफ ड्रग किसके लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। कैनामाइसिन की बात करें, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटिकस नामक बैक्टीरिया से ये क्या किया निकाला जाता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, जैसे या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल होता है, जैसे इकोलाई, ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला, शिगेला, ये सब क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। इनसे होने वाली डिजीज के ट्रीटमेंट में कैनामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है बैक्टीरिया को किल करने में। कैनामाइसिन इनइफेक्टिव इन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है इनइफेक्टिव, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिनेचर्ड हो जाता है। इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, जितना यूज हुआ ठीक, जो नहीं होता वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से बॉडी के बाहर। हमने पहले भी कहा जो ब्लड स्ट्रीम में चला गया उसका एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होगा, जो ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचा उसका एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन वो फीसेस के थ्रू होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। एडवर्स रिएक्शन एर्थ क्रैनियल नर्व जो होती है उसको डैमेज कर देता है, ठीक। रेनल डैमेज, क्यूरारे माइमेटिक एक्शन, क्यूरारे का जो एक्शन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करता है। स्केलेटल मसल्स है ना, लाइक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज में यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक या ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो जाती है तो उस बीमारी में कैनामाइसिन को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेंटामाइसिन की बात करें, जेंटामाइसिन भी जैसे कैनामाइसिन था, अमीनोग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस बाय माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, राइट। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द ई कोलाई, स्यूडोमोनास, प्रोटियस और साल्मोनेला।
इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ये ड्रग दी जाती है। बैक्टीरियासाइडल एंड इट्स एक्ट इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, इनकी बॉडी के अंदर जाके बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस क्यों उसको रोक देते, कैसे 30S का जो राइबोसोम है उसके साथ जाके बाइंड कर लेते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए जो प्रोटीन जरूरी है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। जेंटामाइसिन नॉट सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब बाय द ओरल, इसीलिए ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। एलिमिनेट किससे होगा, यूरिन के थ्रू होगा, क्योंकि इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन इस ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, फोटोसेंसिटाइजेशन मींस फोटोफोबिया, एक तरह से टॉपिकल एप्लीकेशन से। रेनल डैमेज हो जाता है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्यों, पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जब करोगे तो ज्यादा से ज्यादा उसका जो एलिमिनेशन है वो किडनी के थ्रू होगा, जिसकी वजह से रेनल डैमेज हो जाता है, रेनल ट्यूब्यूल्स में नेक्रोसिस होने लगती है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक और इन्फेक्टेड स्किन लेजन्स की तरह, भाई कहीं पे स्किन लेजन्स हो गए, छाले पड़ गए, घाव हो गया, इंटेस्टाइन में कोई समस्या हो गई तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एमिकासिन की बात करें, सेमी सिंथेटिक अमीनोग्लाइकोसाइड होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती और एग्जैक्टली जैसे कैनामाइसिन होता है उसी तरीके से इस्तेमाल होता है बिल्कुल इसका। यह स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव होता है। नियोमाइसिन की बात करें, उसके बाद नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एब्जॉर्प्शन नियोमाइसिन की तरह बिल्कुल एकदम है ना, GIT में पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी की तरह की इसके एडवर्स इफेक्ट मींस इसको ज्यादा लेने से सुनाई देने में और किडनी में प्रॉब्लम हो सकती। यूज टॉपिकल एप्लीकेशन, स्किन और आंख में जब इंफेक्शन हो जाता है तो टॉपिकली नियोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। देखा भी होगा एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट नियोमाइसिन घर घर में रखा होता है, कहीं पे कुछ कट वट जाए तो नियोमाइसिन लगा लेते हैं। कई लोग तो आफ्टर सेव में भी जैसे ब्लेड से कट जाता है तो नियोमाइसिन का ऑइंटमेंट लगा लेते हैं ना। उसका फ्रेमाइसेटिन प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस डिकैरिस से होता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, जैसे नियोमाइसिन है ठीक उसी तरीके से इसकी टॉक्सिसिटी, एडवर्स इफेक्ट और यूज होता है। यूज में बेसिकली लोकल इफेक्ट ऑन स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स। इस तरह से इंडिविजुअल कंप्लीट, देखो मैं छोटे छोटे टॉपिक केवल इसलिए बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये जिस दिन पढ़ाऊं उसी दिन पढ़ने की कोशिश करो, राइट। जो मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूं वो टेस्ट सीरीज करने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में एक साथ फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।